चैप्टर 6 प्रेरणा का अधिक मूल्यांकन। माहौल का महत्व अक्सर अधिक होता है। बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में प्राइमरी केयर फिजिशियन एनी थॉर्नडाइक के पास एक बहुत विचित्र आइडिया था। उनका मानना था कि वे हॉस्पिटल स्टाफ और वहां आने वाले हजारों लोगों की खाने की आदतें उनकी इच्छा शक्ति या प्रेरणा में बदलाव किए बिना सुधार सकती हैं। वास्तविकता तो यह थी कि उनकी उनमें से किसी से बात करने की योजना भी नहीं थी। एनी और उनके साथियों ने 6 माह के अध्ययन का प्रोग्राम बनाया। इसके तहत हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में रखी जाने वाली खाने पीने की वस्तुओं का स्थान बदला जाना था। उस कमरे में ड्रिंक्स कैसे रखे जाएंगे, इससे उन्होंने इसकी शुरुआत की। शुरू से ही रेफ्रिजरेटरों को कैश रजिस्टरों के पास रखा गया था, जिनमें केवल सोडा भरा रहता था। रिसर्च करने वालों ने इसमें पानी को भी शामिल करने का विकल्प रखा। साथ ही उन्होंने पूरे कमरे में खाने की चीज़ों के साथ बोतलबंद पानी की अनेक बास्केट रख दीं। पुराने रेफ्रिजरेटरों में हालांकि अभी भी सोडा प्राथमिकता से रखा था, लेकिन पानी अब हर स्थान पर उपलब्ध था। अगले 3 माह में यह देखने में आया कि अस्पताल में सोडा की बिक्री में 11.4% की कमी आ गई है, जबकि पानी की बोतलों की बिक्री 25.8% बढ़ गई। उन्होंने इसी तरह की व्यवस्था खाने की चीज़ों में भी की और उन्होंने देखा कि वैसा ही परिवर्तन हुआ है। वहाँ खाने वालों से किसी ने भी एक शब्द तक नहीं बोला था। वे स्वयं क्या हैं, केवल इस लिहाज से लोग चीज़ों का चयन नहीं करते हैं, बल्कि यह भी देखते हैं कि वे किस स्थान पर हैं। उसका भी चयन पर असर पड़ता है। जब मैं रसोई घर में जाता हूं और मुझे टेबल पर कुकीज़ से भरी हुई प्लेट दिखती है, तो मैं उसमें से करीब आधा दर्जन ले लेता हूं और खाना शुरू कर देता हूं, भले ही मैंने उन्हें हाथ में उठाने का सोचा भी नहीं हो। यह भी जरूरी नहीं है कि मुझे भूख लगी हो। यदि ऑफिस की सार्वजनिक टेबल पर हमेशा डोनट और बेगल्स रखे रहेंगे, तो चलते फिरते बार बार कुछ नहीं खाना मुश्किल होगा। आपकी आदतों में बदलाव उस कक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है जहां आप हैं और साथ ही आपको सामने क्या संकेत मिल रहे हैं। मानव का व्यवहार तय करने में माहौल की अदृश्य भूमिका रहती है। भले ही हमारे व्यक्तित्व अलग अलग हों, लेकिन कई व्यवहार किसी माहौल की किन्हीं परिस्थितियों में बार बार उभर जाते हैं। चर्च में लोग बहुत धीमे फुसफुसा कर बातें करते हैं। अंधेरी सड़क पर लोग सतर्क व सुरक्षित होकर चलते हैं। इस तरह से बदलाव का सबसे आम स्वरूप भीतरी नहीं बल्कि बाहरी होता है। हम अपने आसपास की दुनिया से बदल जाते हैं। हर आदत प्रसंग पर निर्भर होती है। मनोवैज्ञानिक कुर्ट लेविन ने 1936 में एक सरल समीकरण लिखा था, जिससे एक दमदार कथन बनता है, एक माहौल में व्यक्ति का व्यवहार ही व्यक्ति का कार्य होता है, या B = पे। लेविन के समीकरण को व्यवसाय में परखने में ज़्यादा समय नहीं लगा। अर्थशास्त्री हॉकिंस टर्न ने 1952 में एक असाधारण व्यवहार का उल्लेख किया। उन्होंने इसे सुझाव के आधार पर खरीद का नाम दिया। यह तब होता है जब कोई खरीदार किसी प्रोडक्ट को पहली बार देखता है और उसकी आवश्यकता के बारे में सोचता है। दूसरे शब्दों में, ग्राहक कभी कभार इसलिए उत्पाद नहीं खरीदता है कि उनकी इच्छा होती है, बल्कि इसलिए कि उसे बहुत अच्छे से ग्राहक के सामने पेश किया गया होता है। उदाहरण के लिए, ज़मीन पर रखी हुई चीज़ों की बजाय आंखों के स्तर पर रखी जाने वाली चीज़ें अधिक खरीदी जाती हैं। इस कारण से आप देखेंगे कि जो महंगे ब्रांड हैं, स्टोर की अलमारी में वहां रखे जाते हैं जहां पहुंच आसान हो, क्योंकि उनसे लाभ अधिक होता है, जबकि उनके सस्ते विकल्प वहां रखे जाते हैं जहां स्टोर में पहुंचना भी आसान नहीं होता है। खुदरा विपणन में गलियारे के अंत में रखे उत्पाद प्रदर्शन पटल के लिए भी यही सही है। कई बार ये दुकानदारों के लिए पैसा बनाने का जरिया भी होता है, क्योंकि उनका स्थान स्पष्ट रहता है और वहां लोग अधिक आते हैं। उदाहरण के लिए, कोका कोला की 45% बिक्री गलियारे के अंत में रखे उत्पाद प्रदर्शन पटल की रैकों से होती है। लोगों को जब पता होता है कि यह चीज़ वहीं पर मिलेगी, तो वस्तु या उस सेवा के लिए लोग ज़्यादा प्रयास करते हैं। लोग बड लाइट पीते हैं क्योंकि यह हर बार में मिलता है, और स्टारबक्स इसलिए जाते हैं क्योंकि यह हर कोने में है। हम ऐसा सोचना पसंद करते हैं कि हम नियंत्रण में हैं। यदि हम सोडे की बजाय पानी को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, तो मान लेते हैं कि यह इसलिए क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं। हालांकि सच यह है कि ऐसे कई कार्य प्रतिदिन जो किए जा रहे हैं, वे उद्देश्यपूर्ण या पसंद के नहीं होते हैं, बस ये सर्वाधिक स्पष्ट विकल्प होते हैं, इसलिए हो रहे हैं। दुनिया की अनुभूति करने और उसकी समझने का हर जीव का अपना अलग तरीका होता है। गिद्ध लंबी दूरी तक देखने की दृष्टि रखता है। सांप अपनी बहुत अधिक संवेदनशील जीभ से हवा का स्वाद चखकर सूंघ सकता है। शार्क मामूली विद्युत तरंग या किसी पास की मछली की सरसराहट को पकड़ लेती है। यहाँ तक कि बैक्टीरिया में बहुत छोटी छोटी सेंसरी कोशिकाएं होती हैं, जो उन्हें पर्यावरण में शामिल दूषित रसायन को पहचानने में मदद करती हैं। मनुष्यों में अनुभूति सेंसरी नर्वस सिस्टम से निर्देशित होती है। हम दुनिया की अनुभूति देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्पर्श करके या स्वाद लेकर करते हैं, लेकिन हमारे पास उद्दीपनों की अनुभूति करने के अन्य तरीके भी होते हैं। इनमें से कुछ सचेतन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अचेतन होते हैं। उदाहरण के लिए, जब तूफान के पहले तापमान में गिरावट आती है, या जब पेट दर्द के कारण आंतों में मरोड़ उठती है, या चट्टान पर पैदल चलने के दौरान आप संतुलन खोते हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं।
आपके शरीर के रिसेप्टर व्यापक रूप से आंतरिक उद्दीपनों को ग्रहण कर लेते हैं, जैसे आपके रक्त में नमक की मात्रा या प्यास लगने पर पानी पीने की जरूरत। मानवीय संवेदी क्षमताओं में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आंखें होती हैं। मानव शरीर में 110 लाख संवेदी रिसेप्टर होते हैं। इसमें से लगभग 100 लाख आंखों के लिए होते हैं। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि मस्तिष्क के आधे संसाधन देखने में प्रयोग में आते हैं। हम अपने संसाधनों में दूसरों की तुलना में आंखों पर अधिक निर्भर रहते हैं। इसे आश्चर्यजनक रूप से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आंखों से जो संकेत मिलते हैं वह हमारे व्यवहार के सबसे बड़े उत्प्रेरक रहते हैं। इसी कारण से आप मामूली सा भी बदलाव देखते हैं तो आपके व्यवहार में अंतर आ जाता है। इसके चलते आप सोच सकते हैं कि उत्पादक संकेतों से भरे हुए वातावरण में रहना और काम करना महत्वपूर्ण रहता है तथा वातावरण अनुत्पादक संकेतों से मुक्त होना चाहिए। इस संदर्भ में एक अच्छी खबर है, आपको अपने आसपास के माहौल का शिकार नहीं होना होगा, आप इसकी रचना करने वाले भी हो सकते हैं। सफलता के लिए आसपास का वातावरण कैसे तैयार करें? ऊर्जा संकट और तेल प्रतिबंधों के दौरान 1970 के दशक में डच शोधकर्ताओं ने देश में ऊर्जा की खपत पर ध्यान देना शुरू किया। एम्स्टर्डम के पास एक उपनगर में उन्होंने देखा कि कुछ मकानों में बिजली की खपत उनके पड़ोसियों की तुलना में 30% तक कम थी, जबकि घरों का आकार समान ही था और बिजली के दाम भी समान ही थे। उन्होंने सभी घरों में जाकर देखा, वहां उन्हें सब कुछ सामान्य मिला। अंतर था तो केवल इलेक्ट्रिक मीटर लगने के स्थान में कुछ इलेक्ट्रिक मीटर घरों में नीचे तलघर में लगे थे और कुछ घरों में मीटर सीढ़ियां चढ़कर हॉल की ओर लगे हुए थे। जिन घरों में मीटर प्रमुख रूप से ऊपर लगे हुए थे उनमें बिजली खपत कम थी। जब उनकी बिजली का उपयोग स्पष्ट था और उस पर नजर रखना आसान था तो उनके व्यवहार में अंतर आ गया। हर आदत एक संकेत से आरंभ होती है और हम उन संकेतों पर अधिक ध्यान दे पाते हैं जो सामने दिखते हैं। दुर्भाग्य से जिस वातावरण में हम रहते हैं और काम करते हैं वह अक्सर यह तय कर देता है कि हम वहां कुछ व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि वहां ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं होता है जो हमारे व्यवहार को तय कर सके। यदि गिटार किसी अलमारी में बंद करके रखा है तो उसकी प्रैक्टिस करना आसान नहीं है। तब पुस्तक पढ़ना भी आसान नहीं रहता है जब वह गेस्ट रूम के कोने में एक अलमारी में रखी हो। यदि पेंट्री में विटामिन आपकी निगाह के सामने नहीं है तो उन्हें ले पाना आदत नहीं बन सकेगा। जब भी आदत को बनाने वाले संकेत बहुत महीन या छिपे हुए होते हैं तो उनकी अनदेखी आसानी से हो जाती है। स्पष्ट दिखाई देने वाले संकेत तुलनात्मक रूप से आपका ध्यान इच्छित आदत की ओर खींच सकते हैं। एम्स्टर्डम में स्कीफोल एयरपोर्ट पर सफाई स्टाफ ने हर यूरिनल के बाहर मक्खी के आकार का एक छोटा स्टिकर लगा दिया। इससे इन लोगों के तरीके में सुधार आया और यूरिनल के बाहर मूत्र करने के मामलों में गिरावट आई। बाद में हुए विश्लेषण में यह भी देखा गया कि इस स्टिकर मात्र से बाथरूम की सफाई की लागत में हर वर्ष 8% की गिरावट आई। मैंने स्वयं अपने जीवन में स्पष्ट संकेत की शक्ति को अनुभव किया है। मैं स्टोर से सेब खरीदता था और उन्हें रेफ्रिजरेटर के नीचे वाले खंड में रखकर भूल जाता था। कुछ समय बाद जब याद आता था तो वे खराब हो चुके होते थे। चूंकि मैंने उन्हें देखा नहीं तो मैं खा भी नहीं सका। धीरे धीरे मैंने खुद ही समझकर वातावरण को बदलने की ठानी। मैंने एक बड़ा बाउल खरीदा और उसे किचन की टेबल के मध्य में रख दिया। अगली बार से मैंने सेब खरीदे और उन्हें ऐसे स्थान पर रखा जहां मैं उन्हें देख सकता था। जैसे कोई चमत्कार हो गया था। मैंने हर दिन कुछ सेब खाना शुरू कर दिए क्योंकि मैं उन्हें अब देख सकता था जो पहले नहीं देख पाता था। यहाँ कुछ उपाय हैं जिनसे आप अपने वातावरण को सुधार सकते हैं और अपनी वरीयता वाली आदतों के लिए संकेतों को ज़्यादा स्पष्ट कर सकते हैं। यदि आप हर रात को अपनी दवा लेना याद रखना चाहते हैं तो अपनी गोलियों की बोतल को बाथरूम के काउंटर में नल के पास ही रखें। यदि आप गिटार का अभ्यास ज़्यादा बार करना चाहते हैं तो अपने लिविंग रूम के बीचों बीच गिटार रख दीजिए। यदि आप लोगों को धन्यवाद भेजना याद रखना चाहते हैं तो आप अपनी डेस्क पर इस नोट की स्टेशनरी रख लें। यदि आप अधिक पानी पीना चाहते हैं तो पानी की कुछ बोतलों को हर सुबह अपने घर में उन स्थानों पर रख दीजिए जिन स्थानों पर आप अधिक जाते हैं। यदि आप किसी आदत को जीवन का बड़ा हिस्सा बनाना चाहते हैं तो अपने माहौल में उसके बड़े संकेत रखें। सबसे अधिक दृढ़ व्यवहार में कई संकेत होते हैं। सोचिए कितने कारणों से सिगरेट पीने वाला इसे करने के बहाने ढूंढ लेता है, जैसे कार चला रहे हैं, मित्र को ऐसा करते हुए देख रहे हैं, काम के बोझ से परेशान हैं, आदि। यही रणनीति अच्छी आदतों के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। अपने आसपास के वातावरण में ऐसे लक्षण रखें कि दिन में आदत बार बार याद आ सके। यह तय कर लें कि सर्वश्रेष्ठ चुनाव हमेशा स्पष्ट रहे। बेहतर फैसला लेना तब आसान और स्वाभाविक रहता है जब अच्छी आदतों के संकेत आपके समक्ष होते हैं। आसपास के वातावरण में बहुत ताकत होती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह उसे प्रभावित करता है कि हम दुनिया से कैसे संबद्ध होते हैं, बल्कि इसलिए भी कि हम ऐसा बहुत ही कम कर पाते हैं। अधिकांश लोग तो उसी दुनिया में खोए रहते हैं जो दुनिया अन्य लोगों ने उनके लिए बना रखी है, लेकिन आप इसमें गुंजाइश निकाल सकते हैं। जहां आप रह रहे हैं या काम कर रहे हैं
वहां पर परिवर्तन करके अपनी सकारात्मकता के संकेतों को बढ़ाकर नकारात्मकता के संकेतों को कम कर सकते हैं। माहौल डिजाइन करके आप जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं और अपने जीवन के निर्माता बन सकते हैं। अपनी दुनिया के सृजक बनिए, मात्र उपभोक्ता नहीं। संदर्भ ही संकेत होता है। किसी आदत को शुरू करने वाला संकेत बहुत विशेष हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद आपकी आदत इतनी ज्यादा हो जाती है कि वह सिर्फ एक लक्षण से नहीं, बल्कि व्यवहार के आसपास के संदर्भ से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, कई लोग सोशल पार्टी में शराब पीते हैं, जबकि अकेले होने पर नहीं पीते हैं। इसमें लक्षण सिर्फ एक संकेत नहीं, बल्कि पूरी स्थिति है। अपने दोस्तों को देखते हैं जो ड्रिंक्स का ऑर्डर दे रहे हैं, बार में संगीत सुन रहे हैं अथवा नल में बिया आती हुई देख रहे हैं। घर, कार्यालय या जिम में हम मानसिक रूप से अपनी आदतों को स्थान के अनुसार अनुमति दे देते हैं, जिससे वे उभरती हैं। हर स्थान कुछ आदतों और रूटीन के साथ संबद्ध हो जाता है। आपकी डेस्क पर मौजूद सामान, किचन के काउंटर पर रखी चीज अथवा शयनकक्ष में रखी चीज के साथ आपका विशेष संबंध बन जाता है। हमारा व्यवहार किसी स्थान पर रखी किसी वस्तु से परिभाषित नहीं होता, वरन हमारा उससे क्या संबंध है, इससे होता है। वास्तव में यह व्यवहार पर वातावरण के प्रभाव के बारे में सोचने का उपयोगी तरीका है। आसपास के पर्यावरण में वस्तुएं भरी हैं, इस तरह सोचना बंद कर दीजिए। आप अब उससे संबंध के बारे में सोचना आरंभ करिए। उन बातों के बारे में सोचिए कि आप अपने आसपास के स्थानों से किस तरह से संवाद स्थापित करते हैं। किसी युवती के लिए उसका सोफा वह स्थान है जहां वह हर रात 1 घंटे पढ़ती है। किसी अन्य के लिए सोफा ऐसा स्थान है जहां वह बैठकर टीवी देखता है और काम से आने के बाद वहां बैठकर आइसक्रीम खाता है। अलग अलग लोगों की इसे लेकर विभिन्न स्मृतियां होती हैं और इस तरह से अनेक आदतें किसी स्थान से संबद्ध रखती है। अच्छी खबर क्या है? आप किसी विशेष आदत को विशेष संदर्भ से जोड़ने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित कर सकते हैं। एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने अनिद्रा रोग से पीड़ित लोगों को निर्देश दिए कि वे जब थक जाएं, तभी बिस्तर की ओर जाएं। जब तक नींद न आए, तब तक उन्हें किसी और कमरे में बैठने को कहा गया। समय के साथ साथ बिस्तर का संबंध उनके नींद आने से जुड़ गया और फिर उनके लिए बिस्तर पर चढ़ते ही नींद आना आसान हो गया। उनके मस्तिष्क ने यह सीख लिया कि फोन पर ब्राउजिंग करना, टीवी देखना और दीवार घड़ी की ओर लगातार देखना नहीं, बल्कि नींद ही एकमात्र क्रिया है जो उस कमरे में होती है। संदर्भ की ताकत एक अहम रणनीति भी बताती है। नए वातावरण में आदतों को आसानी से बदला जा सकता है। नया वातावरण उन सूक्ष्म लक्षणों और संकेतों से बचने में मदद करता है जो आपको वर्तमान आदतों की ओर मोड़ते हैं। आप किसी नए स्थान पर जाए, जैसे कोई अलग कॉफी शॉप, उद्यान में कोई अन्य कुर्सी या कमरे का वह कोना जहां यदा कदा ही जाते हैं, वहां जाए और एक नया रूटीन बनाए। प्रतिस्पर्ध संकेतों में नई आदत बनाने की बजाय इसे नए संदर्भ में बनाना आसान होता है। यदि आप हर रात अपने शयन कक्ष में टीवी देखते हैं, तो जल्द सोना बहुत मुश्किल होगा। उस स्थान पर पढ़ना दूभर हो जाएगा जिस कमरे में आप नियमित रूप से वीडियो गेम्स खेलते हों। लेकिन जब आप अपने सामान्य वातावरण से बाहर जाते हैं, तो आप अपने व्यवहारों के प्रति पूर्वाग्रहों को छोड़ देते हैं। आप तब पुराने वातावरण के संकेतों से दो चार नहीं होते हैं जो नई आदतों को बिना रुकावट के बनने देते हैं। क्या आप अधिक रचनात्मक तरीके से सोचना चाहते हैं? बड़े कमरे में जाएं, किसी छत के चौक में जाएं या विस्तृत भवन में जाएं। उस स्थान से कुछ देर के लिए दूर रहिए जहां आप रोजाना काम करते हैं, जिसका संबंध आपकी वर्तमान विचारशैली से है। क्या आप सेहतमंद खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं? जिस सुपरमार्केट से आप नियमित रूप से खरीदी करते हैं, वहां आप ऑटो पायलट मोड में खरीदारी करते जाते हैं। बेहतर होगा नई दुकान पर इसकी कोशिश करें। आप पाएंगे कि गैर सेहतमंद चीज आप नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपके मस्तिष्क को स्वचालित रूप से पता नहीं होगा कि नए स्टोर में वह वस्तु किस स्थान पर रखी है। जब आप एकदम नए वातावरण के अभ्यस्त नहीं होते हैं, तो अपनी वर्तमान आदतों को फिर से परिभाषित या व्यवस्थित करके देखिए। काम, अध्ययन, व्यायाम, मनोरंजन और खाना पकाने के लिए एक अलग स्थान बनाएं। जो मंत्र मुझे फायदे का लगा वह है, एक स्थान एक कार्य। मैंने करियर की शुरुआत एक उद्यमी के तौर पर की थी। तब मैं अपने सोफे या फिर किचन की टेबल से काम किया करता था। मैंने अनुभव किया कि संध्याकाल में भी काम को रोक पाना मुश्किल हो जाता था। काम के समय के अंत में और अपने व्यक्तिगत समय के आरंभ होने में कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था। क्या किचन की टेबल मेरा ऑफिस थी या वह स्थान था जहां मैं भोजन करता था? क्या वह सोफा था जिस पर मैं आराम करता था या फिर मेल भेजता था? हर चीज एक ही स्थान से होती थी। कुछ वर्षों बाद मैं उस घर में चला गया जहां मेरे कार्यालय के लिए अलग से कमरा था। अचानक काम उसके भीतर शुरू होता था और उसके बाहर निजी जीवन था। मेरे प्रोफेशनल जीवन का खाका मस्तिष्क में बना लेना आसान हो गया था, क्योंकि मैंने अपने काम और अपने निजी जीवन को अलग कर दिया था। हर कमरे का उसका अपना प्राथमिक उपयोग था। रसोई खाना पकाने के काम आती थी, कार्यालय काम करने के लिए था। जब भी संभव हो, एक आदत के संदर्भ को दूसरी आदत से मिश्रित करना रोक दीजिए।
जब आप संदर्भों का तालमेल करना शुरू करते हैं तो आप आदतों को भी मिलाना शुरू कर देंगे और तब आसान आदतें ही इसमें सफल होंगी। इसी कारण से आधुनिक तकनीक इतनी सफलता के बाद भी ताकत और कमजोरी दोनों है। आप सभी कार्यों के लिए फ़ोन का उपयोग कर सकते हैं तो यह एक ताकतवर उपकरण बन जाता है, लेकिन जब आप फ़ोन का उपयोग लगभग सभी कार्यों के लिए करते हैं तो इसे किसी एक काम से जोड़ना मुश्किल हो जाता है। आप उत्पादक होना चाहते हैं, लेकिन जब भी आप फ़ोन हाथ में लेते हैं तो सोशल मीडिया, ईमेल देखने और वीडियो गेम खेलना नहीं भूलते हैं। ऐसे में संकेत गड़बड़ा जाते हैं। आप सोच सकते हैं, आप समझ नहीं पाए। मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहता हूँ। मेरा अपार्टमेंट स्मार्टफोन के समान है। मेरे हर कमरे में मैं चाहता हूं कि कई कार्य हो। बहुत स्पष्ट है कि यदि आपके पास जगह सीमित है तो आप अपने कमरे को कई गतिविधियों में बांट देते हैं, एक कुर्सी पढ़ने के लिए, एक टेबल लिखने के लिए, एक टेबल खाने के लिए। इसी प्रकार से आप अपने डिजिटल स्पेस के साथ भी कर सकते हैं। मैं एक लेखक को जानता हूं जो अपना कंप्यूटर केवल लिखने के लिए प्रयोग में लाता है, अपने टैबलेट से वह पढ़ता है और उसका फ़ोन सोशल मीडिया और लिखित संदेश करने के लिए है। हर आदत का एक स्थान हो। यदि आप इस रणनीति के जरिए काम कर सकते हैं तो हर संदर्भ किसी आदत या विचार प्रक्रिया से जुड़ जाएगा। पूर्व से तय हालात में ही आदतें पनपना शुरू हो जाती हैं। काम की डेस्क पर जब आप बैठते हैं तो आपका ध्यान काम में अपने आप लगने लगता है। आराम करना वहां आसान हो जाता है जहां पर आपने उसका स्थान बनाया हुआ है। नींद आपको उसी समय आती है जब आप बेडरूम में जा रहे होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि व्यवहार स्थिर और पहले से तय हो तो आपको ऐसे वातावरण की जरूरत होती है जो स्थिर और पहले से तय हो। स्थिर वातावरण, जहां हर चीज का अपना स्थान और लक्ष्य होता है, वह एक ऐसा वातावरण होता है जहां आदतों को आसानी से बनाया जा सकता है। अध्याय का सार। संदर्भ में मामूली बदलावों से समय के साथ व्यवहार में भी बड़े परिवर्तन आते हैं। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है। हम ज्यादातर उन संकेतों को समझते हैं जो सामने हों। अपने वातावरण में अच्छी आदतों के संकेत स्पष्ट रूप से बनाएं। धीरे धीरे आपकी आदतें किसी एक लक्षण से जुड़ी नहीं रहती हैं, बल्कि व्यवहार के आसपास के वातावरण के संदर्भ से संबंधित रहती हैं। संदर्भ ही संकेत हो जाता है। नई आदतों को नए वातावरण में बना लेना आसान रहता है क्योंकि आप पुराने संकेतों के खिलाफ नहीं लड़ रहे होते हैं। चैप्टर 7 आत्मनियंत्रण का राज। अमेरिका में कनेक्टिकट के सांसद रॉबर्ट स्टील और इलिनॉय के सांसद मॉर्गन में अमेरिका की नाक में अपनी लिखी के दिन, जिसका संबंध वियतनाम में पिछले 16 वर्ष से चल रहे युद्ध से था। वे सेना के पास दौरा करने गए थे तो उन्होंने देखा कि 15% अमेरिकी सैनिक हेरोइन के आदी हो चुके थे। बाद की खोज में पता चला कि 35% सैनिकों ने इसका प्रयास किया था, जिनमें 20% को इसकी लत लग चुकी थी। आरंभ में जितना सोचा था, समस्या उससे ज़्यादा गंभीर हो गई थी। इस खोज ने वाशिंगटन में उत्तेजनात्मक गतिविधियों को बढ़ा दिया। स्पेशल एक्शन ऑफिस ऑफ ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन का गठन तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन के अधीन किया गया था। इसमें घर वापस आने वाले सैनिकों का पुनर्वास कर उन्हें नशा करने से रोका जाता था। इसके अलावा उन पर नज़र भी रखी जाती थी। इस खोज में ली रॉबिन्स भी प्रभारी थे। एक निष्कर्ष ने लत की मान्य चारणाओं को पूरी तरह पलट कर रख दिया। उन्होंने देखा कि हेरोइन की लत के शिकार सैनिक जब घर वापस आए तो सिर्फ 5% ही एक वर्ष में फिर आदी हुए और मात्र 12% 3 वर्ष में फिर पुरानी स्थिति में पहुंचे। दूसरे शब्दों में 10 में से करीब 9 ने रातों रात वियतनाम की इस खराब आदत को छोड़ दिया। इस निष्कर्ष ने पहले से चली आ रही इस मान्यता को समाप्त कर दिया कि हेरोइन का नशा स्थायी होता है और स्थिति बदली नहीं जा सकती। इसकी बजाय ली रॉबिन्स ने बताया कि हम लत को पूरी तरह छोड़ सकते हैं यदि माहौल में एकदम परिवर्तन कर दिया जाए। वियतनाम में सैनिक पूरे दिन उन संकेतों से घिरे रहते थे जो हेरोइन के इस्तेमाल को बढ़ावा देते थे। इसे प्राप्त करना आसान था। वे लगातार लड़ाई के तनाव में थे और ऐसे में उनकी मित्रता उन सैनिकों से हो गई जो पहले से ही इस नशे को ले रहे थे और वे घर से हजारों मील दूर थे। एक बार सैनिक अमेरिका लौट जाता था तो वह खुद को उस वातावरण से अलग पाता था जहां वह आदत में लिप्त हो जाता था। जब संदर्भ में अंतर आया तो आदत सुधर गई। इस स्थिति की तुलना नशे के आदी किसी व्यक्ति से करके देखें। कोई घर में इसका आदी होता है तो कोई दोस्तों में वे इससे दूर होने के लिए क्लिनिक भी जाते हैं जहां सारा वातावरण उन्हें आदत छोड़ने के लिए तैयार कर देता है, लेकिन जब लौटते हैं तो फिर पड़ोस के लोग उन्हें इस आदत के संकेत देते हैं और वे फिर उसमें उलझ जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप आमतौर पर वियतनाम के पीड़ितों के अध्ययन के उलट ही परिणाम देखते हैं। देखने में आया है कि नशे के 90% आदी ठीक होने के बाद फिर इसमें उलझ जाते हैं। वियतनाम का अध्ययन कई पुरानी सांस्कृतिक धारणाओं को तोड़ चुका है जो बुरी आदतों से संबंधित थीं, क्योंकि इसने इस बात को चुनौती दी कि सेहत के लिए हानिकारक व्यवहार दरअसल परंपरागत रूप से नैतिक कमजोरी से जुड़ा होता है। यदि आपका वजन अधिक है या आप सिगरेट पीते हैं या नशा करते हैं तो आपकी जीवन भर बोला जाता है कि आप में आत्मनियंत्रण का अभाव है। यहाँ तक कहा जाता कि आप खराब व्यक्ति हैं।
मामूली अनुशासन आपकी सभी समस्याओं को हल कर देगा। यह विचार हमारी संस्कृति में गहराई तक पैठ रखता है। हाल ही एक शोध में कुछ और ही बताया गया। वैज्ञानिकों ने जब जबरदस्त आत्मनियंत्रण में रहने वाले व्यक्तियों का विश्लेषण किया तो पाया कि वे सभी उन लोगों से अधिक अलग नहीं हैं जो आत्मनियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसकी बजाय अनुशासित लोग अपने जीवन का ताना बाना इस तरह फिर रचने में बेहतर होते हैं जिसमें किसी नायक वाली इच्छाशक्ति और आत्मनियंत्रण की जरूरत नहीं रहती है। दूसरे शब्दों में वे लुभावनी परिस्थितियों में कम ही उलझते हैं। आत्मनियंत्रण को सबसे अच्छे तरीके से वे ही कर पाते हैं जो उसे कम से कम उपयोग में लेते हैं। आत्मनियंत्रण के अभ्यास को करना तब आसान होता है जब इसका ज्यादा उपयोग नहीं किया गया हो। इसलिए यह बिल्कुल ठीक है कि आग्रह, आचरण और इच्छाशक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इन विशेषताओं को बेहतर तरह से सुधार लेने के तरीके अधिक अनुशासित व्यक्ति बनकर नहीं किए जा सकते हैं, बल्कि एक अनुशासित वातावरण बनाने से ऐसा होता है। सहज ज्ञान के विपरीत जाने का विचार भी ज्यादा सार्थक होता है। बस आपको एक बार यह समझना होता है कि क्या होता है जब दिमाग में कोई आदत स्थान बना लेती है। एक आदत जो मस्तिष्क में आकार ले चुकी है वह अनुकूल परिस्थिति में काम करने के लिए तत्पर हो जाती है। टेक्सास के ऑस्टिन की थेरेपिस्ट पैटी ऑलवेल ने सिगरेट पीनी शुरू की। वे एक दोस्त के साथ घुड़सवारी करते हुए अक्सर सिगरेट सुलगा लेती थीं। धीरे धीरे उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया और कई वर्ष तक नहीं पी। उन्होंने घुड़सवारी भी छोड़ दी। दशकों बाद वे फिर घोड़े पर बैठीं तो उन्हें सिगरेट पीने की इच्छा इतने दिनों में पहली बार हुई। उसके संकेत अभी भी भीतर मौजूद थे। उन्होंने लंबे समय से सिर्फ उनका सामना नहीं किया था। एक बार आदत आकार ले लेती है तो जब भी वातावरण में संकेत फिर से मिलने लगते हैं तो उन्हें करने की तीव्र इच्छा होती है। यह भी एक कारण है कि व्यवहार बदलने की तकनीक उल्टी पड़ सकती है। मोटे लोगों के समक्ष वजन कम करने का प्रेजेंटेशन देकर उन्हें शर्मिंदा करने से वे तनाव में आ जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वे फिर से तनाव से निपटने की पुरानी पसंदीदा रणनीति पर आ जाते हैं, अधिक खाने लग जाते हैं। फेफड़ों के धब्बेदार फोटो सिगरेट पीने वालों को दिखाने से उनमें बेचैनी अधिक हो जाती है, जिससे वे फिर से एक सिगरेट ले लेते हैं। यदि आप संकेत के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो आप फिर से वही व्यवहार कर जाते हैं जिसे आप रोकना चाहते हैं। खराब आदतें अपने आप में उत्प्रेरक रहती हैं, प्रक्रिया अपने आप को ही तैयार करती जाती है। जब भी आप उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं वे प्रोत्साहित हो जाती है। आपको खराब लगता है इसलिए आप जंक फूड खाते हैं, क्योंकि आप जंक फूड खाते हैं इसलिए आपको खराब लगता है। टेलीविज़न देखने से आपको सुस्ती आने लगती है, इसलिए आप ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं, क्योंकि आप में कुछ कर पाने की ऊर्जा नहीं रहती है। अपनी सेहत की चिंता करते हुए आपको बेचैनी हो जाती है, जिसके कारण आप सिगरेट पीते हैं ताकि बेचैनी कम की जा सके, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब होता चला जाता है और जल्द ही आप ज़्यादा बेचैनी महसूस करने लगते हैं। यह खराब आदतों की नीचे जाने वाली सर्पिल रेखा है। शोधकर्ताओं ने इस प्रवृत्ति को संकेत प्रेरित इच्छा बताया है। बाहर से कोई भी लक्षण खराब आदत को दोहराने की इच्छा जगा सकता है। एक बार आप कुछ देखना शुरू कर देते हैं तो आपकी इच्छा इसे ज़्यादा देखने की होने लगती है। यह प्रक्रिया हर समय चलती रहती है। अक्सर हमको यह समझ में नहीं आती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि कोकीन की आदत वाले लोगों को 33 मिलीसेकंड इस नशे का चित्र दिखाया जाता है तो उनके मस्तिष्क में पुरस्कार का मार्ग प्रेरित हो जाता है, जो फिर से इच्छा जगा देता है। मस्तिष्क के लिए यह गति इतनी तेजी से होती है कि जिसकी आदत है वह आपको यह कह भी नहीं सकता कि उसने क्या देखा, लेकिन उसकी इच्छा फिर से जग जाती है। यहाँ एक पंचलाइन है, आप आदत को रोक सकते हैं लेकिन आपके लिए उसे भूल जाना संभव नहीं रहता। एक बार दिमाग में आदत ने स्थान बना लिया है तो इसे पूरी तरह से समाप्त करना मुश्किल हो जाता है, भले ही लंबे समय तक आपने उसे न किया हो। इसका अर्थ है कि झुकाव को रोकना एक अप्रभावी रणनीति है। बाधाओं से भरे जीवन में ज़ेन के जैसा व्यवहार बनाए रखना मुश्किल है। इसमें बहुत सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। संक्षेप में बात कहें तो आपको झुकाव को रोकने के लिए उसकी विरोधी भीतरी ताकत का प्रयोग करना होगा। लंबे समय में हम एक वातावरण में रहने वाला उत्पाद बन जाएंगे। स्पष्ट रूप से मैंने किसी को भी अब तक नकारात्मक वातावरण में लगातार सकारात्मक आदतों के साथ रहते हुए नहीं देखा। सबसे उचित उपाय खराब आदत को स्रोत पर ही रोक दिया जाए। खराब आदत को समाप्त करने का सबसे व्यवहारिक तरीका यह है कि वह संकेत ही सामने नहीं आए जिसके कारण आदत हो रही है। यदि आप कोई काम होता नहीं देख रहे हैं तो अपना फ़ोन कुछ समय के लिए दूसरे कक्ष में रख दीजिए। यदि आप लगातार इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं हैं तो सोशल मीडिया अकाउंट को देखना बंद कर दें, जो आप में ईर्ष्या और द्वेष लाता है। यदि आप टीवी देखने में अधिक समय खराब कर रहे हैं तो बेडरूम से टीवी को हटा दीजिए। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स पर अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं तो नए टेक गियर की समीक्षाओं को पढ़ना बंद कर दें। यदि आप बहुत अधिक वीडियो गेम्स खेल रहे हैं तो कंसोल का कनेक्शन हटा दीजिए और हर बार इस्तेमाल के बाद इसे अलमारी में रख दिया करिए।
यह अभ्यास व्यवहार में बदलाव के पहले नियम के उलट है। इसे स्पष्ट बनाने की बजाय आप इसे अदृश्य कर देते हैं। मैं भी अक्सर चकित हो जाता हूं कि ये सरल परिवर्तन कितने प्रभावी रहते हैं। एक संकेत को हटा दें और समूची आदत खत्म हो जाएगी। आत्मनियंत्रण दीर्घावधि नहीं, अल्पावधि रणनीति है। आप अपने झुकाव या आकर्षण को 1 या 2 बार रोक सकते हैं, लेकिन हर बार इच्छाशक्ति इच्छा पर हावी नहीं हो सकती। जब भी सही चीज करना चाहते हैं तो इच्छाशक्ति को नए सिरे से बनने की बजाय आपको ऊर्जा अपने वातावरण को सुधारने में लगाएं। यह आत्मनियंत्रण का राज है। अपनी अच्छी आदतों के संकेत स्पष्ट रखें और खराब आदतों के संकेत को अदृश्य ही रखें। अध्याय का सार। व्यवहार में बदलाव के पहले नियम के विपरीत नियम है, इसे अदृश्य बनाएं। एक बार आदत बन जाती है तो उसे भूल पाना मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों के पास अधिक आत्मनियंत्रण रहता है वे झुकाव या आकर्षण वाली स्थितियों में कम ही समय लगाते हैं। झुकाव या आकर्षण को रोकने की बजाय उसकी अनदेखी करना ज़्यादा सरल है। खराब आदत को समाप्त करने का सबसे व्यवहारिक तरीका समक्ष जाना कम करना है, जो उस आदत का कारण है। उस संकेत के आत्मनियंत्रण अल्पावधि रणनीति है, दीर्घावधि नहीं। अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं? इसे स्पष्ट बनाएं। पहला नियम, आदत का स्कोरकार्ड भरें। अपनी वर्तमान आदतों को लिखें ताकि आप उनके प्रति सचेत हो। क्रियान्वयन की मंशा का उपयोग करें। मेरा व्यवहार उस समय और स्थान पर यह होगा। आदतों का क्रम बनाएं। वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत बनाऊंगा। अपना वातावरण बनाएं। अच्छी आदतों के संकेत बनाएं जो स्पष्ट और दृष्टिगोचर हो। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। तीसरा नियम, इसे सरल बनाएं। चौथा नियम, इसे संतोषप्रद बनाएं। खराब आदत को किस तरह रोकें? पहले नियम का उलट, इसे अदृश्य बना दें। इसकी ओर ध्यान कम दें। अपने वातावरण से खराब आदतों के संकेतों को हटा दें। दूसरे नियम का उलट, इसे अनाकर्षक बना दें। तीसरे नियम का उलट, इसे कठिन बना दें। चौथे नियम का उलट, इसे असंतोषजनक बना दें।